इल्यूमिनेशन का दूसरा एपिसोड में प्रदीपन योजनाएं लाइटिंग स्कीम्स क्या होती है। किसी स्थान विशेष पर जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से प्रदीपन करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे प्रदीपन योजना कहते हैं। लाइटिंग स्कीम्स यानी कि कहाँ पर कैसा प्रकाश देना है। अगर किचन है तो वहाँ पर कैसा प्रकाश देंगे, अगर सोने वाला रूम है तो वहाँ पर कैसा प्रकाश देंगे, अगर कहीं फैक्ट्री है तो वहाँ पर कैसा प्रकाश देंगे, अगर कोई शोरूम है तो वहाँ पर कैसा प्रकाश देंगे, अगर रोड है, सड़क है, ओवरब्रिज है तो वहाँ पर कैसा प्रकाश देंगे, अगर कोई गाड़ी है तो उसमें लैम्प हेडलाइट में कैसा प्रकाश देंगे। ये सब लाइटिंग स्कीम्स होती हैं। और आइए पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण। ये जो है हमारा आंतरिक प्रदीपन, इंटीरियर इल्यूमिनेशन। इस योजना के अंतर्गत चारों आधुनिक फ्लैटों, सार्वजनिक भवनों, सिनेमा हॉल, मंदिर, चर्च, लाइब्रेरी, अस्पतालों तथा दुकानों आदि का प्रदीपन आता है। बाह्य प्रदीपन। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, मंदिरों, बाग बगीचों, खेल कूद के स्थानों, गोदी बंदरगाहों, रेलवे विन्यास बोर्ड, समारोह स्थलों आदि का अपलावी प्रदीपन आता है। सार्वजनिक मार्गों व मुख्य मार्गों का प्रदीपन क्या होता है। इस योजना के अंतर्गत कस्बों और शहरों की आंतरिक सड़कों तथा मुख्य मार्गों का प्रदीपन आता है। आंतरिक प्रदीपन का वर्गीकरण। प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना, डायरेक्ट लाइट स्कीमिंग क्या होती है। डायरेक्ट लाइट पड़ती है इसमें। प्रत्यक्ष प्रकाश योजना में प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश सीधा प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर डाला जाता है। विभिन्न प्रकार के रिफ्लेक्टरों की सहायता से चित्रानुसार प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश का 90% तक प्रकाश सीधे सतह पर प्राप्त होता है। कार्यतल पर आवश्यकता अनुसार समान प्रकाश प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के लैंप शेड, ग्लोब और रिफ्लेक्टरों का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना क्या होती है। इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स। अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना में प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश सीधा प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर न डालकर लैंपों की स्थिति तथा उनकी संख्या का सही सामंजस्य स्थापित करके एडजस्टमेंट करके विसरित परावर्तन द्वारा अर्थात कर्निस तथा कटोरा फिटिंग का प्रयोग करके दीवारों व छतों से परावर्तित प्रकाश छाया रहित प्रकाश सतह पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता ड्राइंग हॉल्स, कंपोजिंग रूम्स व कार्यशालाओं इत्यादि में जहाँ पर छाया पड़ने व कार्य में बाधा उत्पन्न होती है किया जाता है। और हमारा ये है अर्ध प्रकाश प्रदीपन योजना, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, यानी कि आधा प्रकाश आता आधा नहीं। इस योजना में प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश का 60 से 90% तक प्रकाश सीधे तथा 10 से 40% तक का प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर डाला जाता है। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इस योजना में प्रकाश स्रोत के प्रकाश का 60 से 90% तक प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से 10% से 40% तक प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर डाला जाता है। सामान्य प्रकाश योजना, जनरल लाइट स्कीम्स, जो हम लोग की हर जगह होती है। इस योजना में प्रकाश स्रोतों को ऐसी प्रकाशक्षेपी लुमिनरी के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं जो सभी दिशाओं में प्रकाश का सही वितरण करते हैं। विसरण तथा परावर्ती प्रकाश फिटिंग क्या होती है। डिफ्यूजिंग एंड रिफ्लेक्शन लाइट फिटिंग। जब प्रकाश किसी चमकदार चिकनी सतह पर पड़ता है तो परावर्तन के नियमानुसार आपाती प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित होकर पीछे की ओर चला जाता है, जिससे कोण पर प्रकाश सतह से टकराता है उतने ही कोण से परावर्तित प्रकाश वापस होता है। थीटा आई बराबर थीटा आर। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं, ये हमारा जो है विसरण वाला, डिफ्यूजन वाला है। यदि प्रकाश किसी खुरदुरी सतह से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित यानी कि स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, बिखर जाता है, विसरित हो जाता है, बिखर जाता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एक पूर्ण विसारक प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से विसरित करता है। जैसे ये हमारा स्लैब है और इसमें से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में, सभी दिशाओं में निकल रहा है। देखिए ये हमारा जो है लाइटिंग्स हैं। घरेलू घरों में ऐसी लाइट जो है लगती हैं। औद्योगिक प्रतिदीप्ति फ्यूज,
इंडस्ट्रीज़ में ऐसे लाइट लगती हैं, आप लोग देखे भी होंगे, व्यापारिक प्रतिदीप्ति कमर्शियल फिटिंग्स, जहाँ पर बैंक वोंग में इन सब जगहों पे जो है इस तरह का लगता है। सड़क प्रतिदीप्ति फिटिंग, सड़क पे आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का लाइट लगता है सड़क पे गलियों में। अपलावी प्रकाश फिटिंग, फ्लड लाइट फिटिंग, जहाँ पर अधिक प्रकाश की जरूरत होती है, जैसे कि कहीं बाढ़ होता है, इस तरह से जो है। मरकरी सोडियम लैम्प, वाष्प लैम्प, ये सब बड़े बड़े शहरों पे लगा होगा, आजकल तो LED लाइट आ गया है। देखिए हमारा विद्युत लैम्प क्या है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प। ये तो बहुत मैंने पढ़ा, इसको बहुत अच्छा लगा हमें। विद्युत लैम्प, इसमें 3 तरह का होता है, उद्दीप्त लैम्प, आर्क लैम्प, गैसीय विसर्जन लैम्प। देखिए ये उद्दीप्त लैम्प है जो हमारा, पहले वो आया, उसके बाद आर्क लैम्प, फिर गैसीय विसर्जन लैम्प, ये अपग्रेड होते गए। विद्युत लैंपों का वर्गीकरण, इनकैंडेसेंट लैम्प यानी कि उद्दीप्त लैम्प, आर्क लैम्प और गैसियस डिस्चार्ज लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प में जो है कार्बन फिलामेंट लैम्प है। सबसे पहले कार्बन का बल्ब बना था, उसमें अधिक काला वाष्पीकृत हो जाता था, जिसके कारण वो काला पड़ जाता था और वो गल करके टूट जाता था। उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैम्प बना, जिसमें से गैस को निकाला गया, निर्वात किया गया, तो वो भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लगाया गया, जिसमें आर्गन अनियन अक्रिय गैसें भरे गए हैं, तो ये कुछ काम लायक हुआ, अच्छा एफिशिएंसी देता था। और इसके और जो है हमारा उद्दीप्त लैम्प है, उसी को थोड़ा सा और अच्छा करके हैलोजन लैम्प बनाया गया, हैलोजन लैम्प्स, ठीक है। आर्क लैम्प और गैसियस डिस्चार्ज लैम्प हमारा है। नियॉन लैम्प फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, जो हमारा ट्यूबलाइट जो होती हैं वो यूजिंग ग्लो टाइप स्टार्टर स्विच और यूजिंग थर्मल स्टार्टर स्विच होता है। सोडियम वेपर लैम्प और HP मरकरी वेपर लैम्प। HP मरकरी वेपर लैम्प जो होता है, मरकरी लैम्प जो शादी उदी में यूज होता है। MA टाइप, MAT टाइप और MB टाइप। मतलब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग पूरा का पूरा जो है वो बल्ब के बारे में, पूरा बल्ब का इतिहास हम लोग पढ़ लेंगे, इतिहास और भूगोल पूरा उसका जो है, क्या बल्ब कहाँ शुरू हुआ, कहाँ से बंद हुआ है। उद्दीप्त लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है? उद्दीप्त लैंपों में एक तंतु होता है, जब इस तंतु में धारा प्रवाहित होती है तो तंतु का तापमान बढ़ जाता है और वह प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन फिलामेंट लैंप, सबसे पहले कार्बन तंतु लैंप का आविष्कार हुआ। इस लैंप में कार्बन का पतला तंतु प्रयोग किया गया था। जब कार्बन तंतु में धारा प्रवाहित की जाती तो तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता था। कार्बन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस है। कार्बन तंतु का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है और उसका गलनांक जो है 3400 डिग्री सेल्सियस था। इसका कार्यकारी 2000 डिग्री सेल्सियस था, परंतु 1800 डिग्री सेल्सियस पर ही कार्बन का वाष्पीकरण होने लगता है और इस प्रकार कार्बन वाष्प बल्ब की आंतरिक सतह पर जम जाती है और प्रकाश पूर्ण रूप से निर्गत नहीं हो पाती है। साथ ही तंतु का वाष्पीकरण होने से तंतु कमजोर होकर टूट जाता है और कार्बन लैंपों का प्रकाश सफ़ेद नहीं होता है तथा विद्युत भी अधिक खर्च होती है। इन कारणों से घरों में प्रकाश के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। बैटरी के आवेशन व घरों में नमी को दूर करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन तंतु निर्वात लैंप, इन लैंप में टंगस्टन का पतला तंतु एक कांच के बल्ब के अंदर लगाया जाता है और तंतु का ऑक्सीकरण को बचाने के लिए बल्ब के अंदर से हवा को निकाल लिया जाता है, निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इसका कार्यकारी तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। निर्वात के कारण कम तापमान पर इसका वाष्पीकरण होने से बल्ब को काला कर देता है और तंतु पतला होकर टूट जाता है। अब जो हमारा तीसरा जो हमारा हुआ है गैस से भरे हुए टंगस्टन लैंप, ये कुछ अच्छा है और अपग्रेड है और अच्छा चलेगा। जो हमारा पहला कार्बन और था और इसमें से गैस निकाल दिया गया, निर्वात वाला बल्ब है। और जो हमारा ये तीसरा है गैस से भरे हुए हमारा टंगस्टन तंतु लैंप है। निर्वात के कारण कम तापमान पर होने वाले टंगस्टन के वाष्पीकरण को कम करने के लिए बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन अथवा दोनों का मिश्रण भर दिया जाता है। इस प्रकार तंतु को अधिक तापमान तक गर्म किया जाता है। इन लैंपों से प्रकाश भी अधिक मिलता है तथा इनकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है। निर्वात लैंपों की तुलना में निष्क्रिय गैस भरे हुए लैंपों की विद्युत व्यय कम होता है। विद्युत खर्च लगभग, कार्बन तंतु लैंप, निर्वात लैंप और गैस भरे लैंप 3 to 4 वाट प्रति कैंडल पावर, 1 to 1.2 वाट प्रति कैंडल पावर और 0.6 वाट प्रति कैंडल पावर। उपरोक्त लैंपों में विद्युत ऊर्जा का 5 से 6% भाग ही प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, शेष भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यक्त चला जाता है। लैंपों की विशिष्टताएं वाट तथा वोल्टता में दर्शाई जाती हैं। उदाहरण के लिए 100 वाट 230 वोल्ट, 100 वाट 250 वोल्ट, 200 वाट 230 वोल्ट, 200 वाट 250 वोल्ट, 60 वाट 230 वोल्ट है। लैंपों की सामर्थ्य P बराबर V इंटू I होता है। आप लोग पता होगा P लैंपों का सामर्थ्य वाट में, भी सप्लाई वोल्टता
वोल्ट में और आई सप्लाई धारा एम्पियर में नापते हैं। लैंपों की दक्षता क्या होती है ना, लैंपों की दक्षता यानी कि बराबर लैंप की कैंडल शक्ति अपन लैंप का सामर्थ्य। ये सब थोड़ा बड़े टॉपिक्स हैं, इन लोगों को हम उतना ध्यान नहीं देंगे। उद्दीप्त लैंपों में प्रयुक्त तंतु पदार्थों के गुण। उद्दीप्त लैंपों में प्रयुक्त तंतु पदार्थों के गुण, क्या उसका गुण होता है? इसका गलनांक उच्च होना चाहिए तथा उच्च तापमान पर कार्य कर सके। पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए अर्थात ताप वृद्धि के साथ इसमें प्रतिरोध का मान कम से कम परिवर्तित हो। आक्सीकारक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। वाष्प दाब कम होना चाहिए। पदार्थ को तन्य होना चाहिए। पदार्थ का निर्विष्ट विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। देखिए हमारा हैलोजन लैंप है, यह उद्दीप्त लैंपों की श्रेणी का नवीनतम लैंप है। टंगस्टन के वाष्पीकरण के कारण उद्दीप्त लैंपों की दक्षता तथा उम्र दोनों कम हो जाती है। इन कमियों को दूर करने के लिए निष्क्रिय गैस आर्गन तथा नाइट्रोजन के साथ थोड़ी मात्रा में है। हैलोजन गैस भर देने से टंगस्टन का वाष्पीकरण लगभग रुक जाता है। फिलामेंट के पास ही हैलोजन गैस उच्च तापमान पर टंगस्टन हाइलाइट के वाष्प बनकर फिलामेंट से दूर हो जाती है और दूर जाने पर तापमान कम होने पर फिर हैलोजन गैस व टंगस्टन के वाष्प की परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार टंगस्टन का वाष्प फिलामेंट में जमा हो जाता है। इस प्रकार यह पुनर्जनन चक्र चलती रहती है और इस प्रकार हैलोजन लैंपों की दक्षता तथा उम्र बढ़ जाती है। हैलोजन लैंपों से लैंपों का आकार छोटा होता है। अधिक क्षमता 5 किलोवाट तक के लैंप बनाए जा सकते हैं। समय के साथ साथ लैंप काला नहीं होता है। इस प्रकार डिप्रिसिएशन नहीं होता है, यानी कि काला नहीं होता है, यानी काला नहीं होता तो प्रकाश को कम नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग पहले लैंप में पढ़ते थे, लालटेन से पढ़ते थे हम लोग, तो लालटेन में कलिखा हो जाता था तो उसको हम लोग दोबारा जब पढ़ना होता था तो उस कलिखों को हम लोग धो करके पढ़ते थे ताकि प्रकाश की रोशनी साफ आता था। इसलिए इसमें कालापन नहीं आता है। कार्यकारी तापमान बढ़ जाने से दक्षता 25 से 33 लुमेन प्रति वाट बढ़ जाती है, जो कि साधारण उद्दीप्त लैंपों की तुलना में 50% तक अधिक हो जाती है। इसका उपयोग बल्ब के आकार में 650 वाट से 1000 वाट तक की क्षमता तथा लगभग 25 लुमेन प्रति वाट की दक्षता के साथ स्टूडियो स्पॉटलाइट के रूप में फोटो एवं फिल्म बनाने हेतु किया जाता है। फिल्मों में नली के आकार में 1000 वाट की दक्षता व लगभग 25 लुमेन प्रति वाट से 33 लुमेन प्रति वाट की दक्षता के साथ फोटोग्राफिक तथा सिनेमा प्रकाश के लिए पतली नली के आकार 1000 वाट की क्षमता व 22 लुमेन प्रति वाट से 25 लुमेन प्रति वाट की दक्षता के साथ अपलावी प्रकाश, फ्लड लाइटिंग, बाढ़ से भवनों के बाहर, खेल के मैदान, पार्क, हवाई अड्डों आदि के लिए नली के आकार में 600 वाट की दक्षता व 25 लुमेन प्रति वाट की दक्षता के साथ सिरों पर ही प्रक्षेपित तथा पार चित्रदर्शी के लिए। आर्क लैंप क्या होता है? जब दो नुकीले कार्बन इलेक्ट्रोडों को एक स्टैंड में लगाकर उनके बीच 60 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई दी जाती है तो उनके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति आती है कि इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न हो जाता है जिसका तापमान 3500 डिग्री से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तापमान पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक प्रकाश ज्वाला के रूप में प्राप्त होता है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आर्क बुझ जाती है। आर्क लैंप का प्रकाश बहुत तेज होता है, आंखों के लिए बहुत कष्टकारी होता है। आंखों से बचाव के लिए रंगीन चश्मा पहनने पड़ते हैं। लैंपों का प्रयोग चित्रण, प्रक्षेपण, वर्णपटमापी स्पेक्ट्रोमीटर तथा प्रकाश गृहों में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आर्क लैंपों में जब डिश धारा प्रवाहित यानी कि डीसी करंट प्रवाहित करते हैं तो कार्बन के इलेक्ट्रोड आवेशित होकर धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं, जिससे धनात्मक इलेक्ट्रोड का नुकीला सिरा खोखला हो जाता है। ये हमारा आर्क लैंप्स हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड है ये। गैसीय विसर्जन लैंप, गैसियस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है? गैसीय विसर्जन लैंप की संरचना कांच की पतली नली से निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन के साथ नियान, मरकरी अथवा सोडियम वाष्प भरकर ट्यूब के दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रोड या फिलामेंट की सहायता से आवश्यक विभवांतर उत्पन्न कर गैसीय संवहन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। इन लैंपों में प्रयुक्त गैस उच्च विभवांतर पर आयनों में विभाजित हो जाती है और धनात्मक आयन एनोड तथा ऋणात्मक आयन कैथोड की ओर गति करने लगते हैं। गति करते समय ये आयन गैस के उदासीन परमाणुओं से टकराकर उन्हें भी आयनित कर देते हैं। उच्च गतिज ऊर्जा के साथ गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों से प्रकाश तरंगों का विसर्जन होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त प्रकाश का रंग उसमें प्रयुक्त गैस या वाष्प पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों की वाष्प से अलग अलग तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्पन्न होती हैं। गैसीय विसर्जन लैंप दो प्रकार का होता है: परावैगनी तरंगों द्वारा विसर्जित, उदाहरण प्रतिदीप्ति लैंप, गैस या वाष्प द्वारा विसर्जित। अगला विषय हम लोग पढ़ेंगे।